दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब जब गाजा को लेकर आवाज उठाई है, तब तब उन पर रिलीजन स्पेसिफिक होने की वजह से सवाल उठे हैं। ठीक ऐसा ही हुआ 12 अगस्त को, जब प्रियंका गांधी वाड्रा के एक ऐसे ही ट्वीट पर इजरायली एम्बेसडर ने प्रतिक्रिया दे दी। रूवेन अजार ने अपने ट्वीट में यह बताया कि कॉन्फ्लिक्ट के इस दौर में इजरायल ने गाजा में 2 मिलियन टन खाना पहुंचाया है, लेकिन हमास बार बार उसे जब्त कर लेता है और पिछले 50 साल में गाजा की जनसंख्या 450% बढ़ी है। अब हम इस बात की पुष्टि करते उससे पहले ही भारत का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम इस एक ट्वीट की वजह से ऑफेंड हो गया। साकेत गोखले से लेकर पवन खेड़ा तक सब इजरायली एम्बेसडर के पीछे पड़ गए और वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करने लगे। आखिर एक सिटिंग एमपी को कोई ऐसी भाषा में कैसे रिप्लाई कर सकता है, वो भी एक ऐसे देश का एम्बेसडर जो कांग्रेस और लेफ्ट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो। तो इन्हीं सब ने हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया जो पिछले काफी समय से हर भारतीय, प्रियंका, राहुल गांधी और इस लेफ्ट इकोसिस्टम से पूछना चाहता है कि क्या ये सभी लोग देश के हित के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ वोट बैंक की भूख में गाजा के अलावा हर विषय पर अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कांग्रेस की इस आयरनी को मोटा मोटी 5 एस्पेक्ट्स में तोड़कर देखा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर इल्जाम है कि जब बात हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की आती है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो या भारत के अंदर ही क्यों ना हो, तब कांग्रेस और प्रियंका या तो चुप रहते हैं या फिर उन्हें हिंदू के रूप में नहीं बल्कि भारतीय कहकर एड्रेस करते हैं। मगर जब बात गाजा और फिलिस्तीन की आती है तो पिछले 2 सालों में प्रियंका ने रैलीज, सोशल मीडिया पोस्ट और पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस के जरिए अपना विरोध दर्ज किया है। फिर वो उन्हें मुसलमान बताते हैं। अब गाजा के कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने यूएन और फिलिस्तीनियन सोर्सेज के डाटा का सहारा लेते हुए उन्होंने हजारों बच्चों की मौत जैसी बातें उठाई, लेकिन बांग्लादेश में 2024 की हिंदू विरोधी हिंसा पर उनका रेस्पॉन्स नाम मात्र भी नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या ये सिलेक्टिव आउटरीच वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसमें मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया जाता है, खासकर केरल और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में। दोस्तों, दूसरा इसमें प्रियंका के गाजा प्रोटेस्ट पर सवाल उठाया जाता है कि ये फेक न्यूज और इनकम्प्लीट नैरेटिव्स पर आधारित है। क्रिटिक्स कहते हैं कि कांग्रेस हमास के ह्यूमन शील्ड टैक्टिक्स को नजरअंदाज करती है, जो इजरायली ऑपरेशंस में सिविलियन डेथ्स का एक बड़ा कारण है। आईडीएफ की रिपोर्ट्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि हमास हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को मिलिट्री बेसिस के रूप में इस्तेमाल करता है। फिर भी प्रियंका और कांग्रेस के प्रोटेस्ट में सिर्फ कैजुअलिटी फिगर्स हाईलाइट होते हैं, बिना इस कंटेक्स्ट के कि ये डेथ कैसे और क्यों हुई। कई बार अनवेरिफाइड इमेज और पुराने कॉन्फ्लिक्ट के डाटा भी शेयर किए गए हैं, जो फैक्ट चेक्स में गलत साबित हुए हैं। एक और सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि यह सच का अधूरा चेहरा दिखाकर इमोशनल अपील बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। अब इसमें तीसरा पहलू काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। केरल में 2 पार्टीज, कांग्रेस और एलडीएफ के बीच एक कॉम्पिटिटिव प्रोटेस्टिंग का माहौल दिखता है, जहां दोनों ही पार्टीज मुस्लिम वोट्स के लिए गाजा इशू को एग्रेसिवली उठाती है। हिस्टोरिकली केरल में हर 5 साल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में सरकार बदलती थी। दोनों ही पार्टी सत्ता में आने के लिए मुस्लिम वोट बैंक्स को टारगेट करती हैं, लेकिन 2021 में एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करके ये जो ट्रेंड था इसको तोड़ दिया। कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हुई। 2025-26 के इलेक्शंस के लिए मुस्लिम वोटर्स, जो कि केरल की 27% पॉपुलेशन है, दोनों पार्टीज के लिए बहुत क्रूशियल है। प्रियंका का गाजा पर वोकल स्टांस और कांग्रेस के प्रोटेस्ट इस बात का संकेत है कि वो मलप्पुरम और वायनाड जैसे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में वोट कंसोलिडेट करना चाहती हैं। एलडीएफ भी इस रेस में पीछे नहीं है। दोनों पार्टीज अपने रथों को बड़ी तेजी से खींच रही हैं और गाजा प्रोटेस्ट को और तेज कर रही हैं। अब इसके बाद कांग्रेस के ऊपर यह भी इल्जाम है कि वो केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल के साथ अलायंस में है। 2024 वायनाड बाईपोल में प्रियंका के कैंपेन के दौरान बीजेपी और सीपीआईएम ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने आईयूएमएल के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें नॉमिनेशन रैलीज में तिरंगा नहीं सिर्फ आईयूएमएल के झंडे दिखाई गए। सेम यही कंट्रोवर्सी 2024 के आम चुनाव में भी राहुल गांधी के वायनाड कैंपेन में थी, जब तिरंगा के एब्सेंस को बीजेपी ने एंटी नेशनल कहा था। आईयूएमएल केरल में यूडीएफ को सपोर्ट करता है और इसके कंजर्वेटिव इस्लामिक एजेंडा के बावजूद कांग्रेस का इसके साथ इनफॉर्मल टाई अप वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जाता है। अब कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के नेता जहां एक तरफ फॉरेन एम्बेसडर्स जैसे जर्मन, अमेरिकन और चाइनीज एम्बेसडर्स से मिलते हैं और तरह तरह के कार्यक्रमों में उनके साथ दिखाई देते हैं, लेकिन ये इजराइल के एम्बेसडर की बात को सीधा विरोध कर रहे हैं। इजराइल के एम्बेसडर उनके नैरेटिव को चैलेंज करते हैं तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को शिकायत कर देते हैं। 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान राहुल गांधी का चाइनीज एम्बेसडर से मिलना एक बड़ी कंट्रोवर्सी माना गया है। बीजेपी ने इसे एंटी नेशनल कहा, जबकि कांग्रेस ने डिफेंड किया कि यह सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही था।
जर्मन एम्बेसडर ने उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी, सपा और आरजेडी लीडर्स के साथ मुलाकात की। यूएस एम्बेसडर ने टीएमसी से दिल्ली और कोलकाता में बातें की। ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स कॉमन है, लेकिन जब एम्बेसडर्स कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, जैसे यूएस एनवॉय ने बीजेपी की पॉलिसीज की तारीफ की, तो कांग्रेस टूलकिट कैंपेन चलाकर उन पर अटैक करने लग जाती है। सवाल फिर वही है, आखिर ये दोहरा चरित्र क्या दिखाता है? अब ये सारे एस्पेक्ट्स एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या कांग्रेस और उसके लीडर्स जैसे प्रियंका और राहुल गांधी देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स और फॉरेन सपोर्ट के चक्कर में अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं? गाजा पर उनका वोकल स्टांस और हिंदू इश्यूज पर कमजोर रिस्पॉन्स, केरल में कॉम्पिटिटिव प्रोटेस्टिंग, आईयूएमएल जैसे ग्रुप के साथ एलिजेड अलायंसेस और फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ सिलेक्टिव एंगेजमेंट, ये सब एक पोलराइज्ड नैरेटिव का हिस्सा है। एक तरफ कांग्रेस के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये लेजिटिमेट अपोजिशन का काम है, दूसरी तरफ क्रिटिक्स इसे अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं। अब आपका इसमें क्या विचार है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या सचमुच ह्यूमन राइट्स की लड़ाई है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।